नाज़रीन जीजीपी मीडिया में खुश आमदीद। आजकल पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे हॉट टॉपिक है वो पाकिस्तान का रोल है डी एस्केलेशन में, ईरान इसराइल जंग में, और अमेरिका के साथ जो निगोसिएशंस प्लान्ड है उसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है, कर सकता है। ये निगोसिएशंस क्या हैं, इसमें एक बड़ा कोल्ड एनालिसिस हम सारे पाकिस्तानियों के लिए, नो डाउट ये फ़ख्र की बात है, लेकिन एक अन इमोशनल, एक कोल्ड एनालिसिस भी ज़रूरी है कि इन निगोसिएशंस की क्या हकीकत है, क्या डेप्थ है, क्या चांसेस हैं सक्सीड होने के, किन एलिमेंट्स के ऊपर ये निगोसिएशंस डिपेंड करेगी, और क्या स्पॉयलर्स हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब और उससे रिलेटेड जो डिटेल है उसका आता ये वीडियो करेगी जो आप देखने जा रहे हैं। नाज़रीन, नेगोशिएशंस की अगर आप बात करें तो नेगोशिएशंस कामयाब होंगी या ना नहीं होंगी, उसको दो तरीक़ों से आप मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले इंटेंट है। इंटेंट किनका? उन पार्टीज़ का जो आपस में जंग लड़ रही हैं। नेगोशिएशन के टेबल के ऊपर आना उसी सूरत में पॉसिबल है कि वो पार्टीज़ जो ये जंग में मुलव्वस हैं, यानी ईरान, इसराइल और अमेरिका, वो चाहते हैं कि मीडिएशन हो और सीज़ फायर हो। अब इसको अगर आप कोल्डली ऑब्ज़र्व करें तो अमेरिका की ख्वाहिश है येस के मीडिएशन हो और सीज़ फायर हो। उसकी वजह मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी है जो अमेरिका पे आ रहा है। अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज़ पूरे मिडल ईस्ट के अंदर डिस्टर्ब हुई हैं। जो फाइनेंसेस अमेरिका को मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी गारंटीज़ से आ रहे हैं वो ख़त्म होंगे उस सूरत में कि जब अमेरिका 38-37 ट्रिलियन डॉलर का अपने घर में भी मकरूज़ है और डोनाल्ड ट्रंप ये पॉलिटिकल रेटरिक लेके आए हैं कि मैं अमेरिका को मिडल ईस्ट की जंगों से निकालूंगा। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का गिरता हुआ पॉलिटिकल ग्राफ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उठने वाली उंगलियां, अमेरिका की अनड्यू सपोर्ट इसराइल को और नेतन्याहू को, और अमेरिका का फेस सेविंग देना, इस सारी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मुझे तो मेरे मिनिस्टर ऑफ वॉर ने कहा था जंग करने के लिए, और ये सारे दिस ऑल आर पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ पैनिक, फ्रस्ट्रेशन एंड फियर जो कि अमेरिका को एनगल्फ कर रहा है। तो येस, अमेरिका वांट्स अ सीज फायर, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन इट। दूसरा ईरान है। ईरान इस वक्त अपनी फोर्थ टीयर लीडरशिप के ऊपर खड़ा है। फर्स्ट टीयर डीकैपिटेट हुआ, सेकंड टीयर हुआ, थर्ड टीयर हुआ, अब ईरान जो है वो फोर्थ टीयर के ऊपर खड़ा है। ईरान को भी एक टाइम रिक्वायर्ड है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करने के लिए। ईरान ये चाहता है कि उसका जो ग्राउंड के ऊपर उसने विक्ट्री या उसको जो पॉजिटिव आउटकम मिला है इस जंग के बाद, उसको वो जल्द अज जल्द ट्रांसलेट करे सैंक्शंस ख़त्म करवाने के ऊपर और एक इकोनॉमिकली एक स्ट्रेंथन कंट्री बन के सामने आए। तो यस, ईरान भी यही चाहता है कि वो जंग रुके ईरान के फ़ायदे में। ईरान ने इन द फर्स्ट प्लेस जंग शुरू भी नहीं की। हमारे यहाँ बहुत लोग कह रहे हैं ईरान तो जी 100 साल लड़ सकता है। जी ठीक है, आपका इमोशन अपनी जगह है, ईरान 100 साल लड़ सकता है, लेकिन ईरान की फेवर में भी यही बात है कि ये जंग रुके अगर उसने अपने आप को प्रोग्रेस देनी है। अच्छा, उसके अलावा पॉलिटिकल टर्मोइल्स इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा है। 2019 से लेकर 2022 तक 5 इलेक्शंस हुए हैं, विच क्लियरली शोज़ के पॉलिटिकल जो फ्रेगमेंटेशन और टर्मोइल है वो भी इसराइल में बहुत ज़्यादा है। तो इसराइल कि जहाँ पे लोग छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पे उनके लिए प्रेशर है, लेकिन इसराइल की जो लीडरशिप है, नेतन्याहू, उन लोगों को ये लगता है कि द ओनली शॉट टू देयर सर्वाइवल, मतलब उनकी जो एग्जिस्टेंस है इस वक्त वो बुनियादी तौर पे ख़तरे में है। नैरेटिव वॉरफेयर की वजह से ही वो मुल्क कायम था और अब उनका वजूद ख़तरे में है, और उनको ये लगता है कि एक ही सूरत में इसराइल बच सकता है कि मिडल ईस्ट में जंगें इस हद तक कंटिन्यूड रहें कि अंदर उनके एक फॉर्म ऑफ सेंस ऑफ यूनिटी आ जाए। सो उनके लिए जो जंग है वो लाइफ लाइन है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो मीडिएशन है उसमें इंटेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे ज़्यादा इंटेंट इस बात में है कि मीडिएशन हो और वो कामयाब हो और वो सीज़ फायर हो। स्पॉइलर जो है वो इसराइल का एलिमेंट है। इसराइल यही चाहेगा, नेतन्याहू यही चाहेगा कि ये जंग मज़ीद फैले। आपने देखा कि जब मीडिएशंस की बात शुरू हुई तो उसी वक्त जब सीज़ फायर 5 दिनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने किया तो इसराइल ने बहुत ज़्यादा हमले शुरू कर दिए ईरान के ऊपर। अच्छा, अब इस सारी इक्वेशन के अंदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ प्ले अ वेरी वाइटल रोल। इसराइल की, जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया, 1970 में इनका एक डॉक्यूमेंट ऑडिट हीनोन का हीनोन प्लान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात कहा कि इसराइल का फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ये है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ लड़ें। लिखा हुआ था कि मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो फसादात फ़िरका वाराना एथनिक करते हैं उससे गुजारा नहीं होगा। नेशनल लेवल के ऊपर मुल्कों ने आपस में जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक ग्राउंड के ऊपर ग्रेटर इसराइल के लिए स्पेस खाली नहीं होगी। तो ये है इसराइल की एक बड़ी साजिश। उसको पाकिस्तान ने नाकाम बनाया। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी गारंटीज़ दी, पाकिस्तान ने एश्योरेंसेस दी जो ईरान को रिक्वायर्ड थी, जो सऊदी अरेबिया को रिक्वायर्ड थी। लेकिन वेस्ट की अभी भी कोशिश यही है कि वो किसी तरीके से इनके दरमियान में फसाद करे, आग लगाने की कोशिश करे और मुसलमानों को आपस में लड़वाए। ये सबसे बड़ा एक स्पॉइलर है जो इन नेगोशिएशंस को हार्म करेगा।
इसराइल तो प्रैक्टिकली कोशिश करेगा भी करेगा, लेकिन मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं इस सिचुएशन के अंदर, क्या वो सेंसिबली विजडम उस विजडम के साथ चलती हैं जिस तरीके से अरब कंट्रीज़ चली हैं। आपको हज़ार इख्तलाफ हो अरब कंट्रीज़ के साथ, लेकिन जिस तरीके का रिस्ट्रेंट अरब वर्ल्ड ने शो किया है वो डेप्थ दिखाती है उनकी फॉरेन पॉलिसी की, मेच्योरिटी दिखाती है उनकी अंडरस्टैंडिंग की, और विजडम दिखाता है उनके बिहाफ के ऊपर कि उन्होंने इस जंग को फैलने नहीं दिया। पाकिस्तान प्लेड अ वेरी वाइटल रोल, येस, लेकिन सऊदीज़ ने भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इस सारी सिचुएशन को नेविगेट किया। ईरान के बिहाफ पे येस, थोड़ी सी आपको इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नज़र आया, और ये तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि जब ईरान की तरफ से इस तरह से जीसीसी के ऊपर, स्पेशली सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक्स हुए, तो इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं थोड़ी सी आपको इसकी बैकग्राउंड भी बताता हूँ। जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, तो अटैक करने के बाद एक वो जरीदा जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के बहुत करीब समझा जाता है, उसने पब्लिश किया कि हमने तो ये जो अटैक किया है वो तो प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान के कहने पे किया है। उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, उनके ऑफिशियल्स, एम्बेसडर्स की तरफ से इसकी बात की क्लैरिफिकेशन आई कि भाई सऊदीया के तो ना इंटरेस्ट में ये बात है, ना हम चाहते हैं कि आप ईरान के ऊपर अटैक करें, ये क्यों झूठ बोला जा रहा है। वाज़ेह था कि जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे इस सारे जरीदे के अंदर आर्टिकल छपवाने के, वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में मज़ीद लड़ाई हो। उसके बाद आपने देखा कि अभी सीज़ फायर जो हुआ, दोबारा अमेरिकन प्रोपेगेंडा कॉरिडोर से ये आवाज़ आई कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि सीज़ फायर ना हो और आप ईरान के ऊपर अटैक करते रहे। अगेन सऊदीज़ ने इस साजिश को समझा और दोबारा बेनकाब किया। ये एक बहुत मैच्योर सऊदी एनालिस्ट हैं, उनका एक वीडियो क्लिप आपके सामने लग रहा है और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सऊदीज़ इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नेविगेट कर रहे हैं। Thank you, Lucy, for having me. Yeah, I think the same propaganda tactic is being used again. Earlier, some media operatives in the US claimed that Saudi Arabia was lobbying Trump to launch a war against Iran. That was thoroughly debunked. And now, on round two, they are claiming that Saudi Arabia wants the US to strike Iranian energy installations and to have a prolonged war. अब पाकिस्तान जो है एक ऐसा बैलेंसिंग एक्टर इन दोनों सिचुएशन के अंदर एक्ट कर रहा है। पाकिस्तान का सऊदीया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है। सऊदीया के साथ जो हमारे रिलेशन है उसकी डेप्थ का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि 1940 के अंदर जब पाकिस्तान का ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा और उसकी तकमील की तरफ जा रहे थे, तो 40s के अंदर उस वक्त सऊदी शहज़ादे कराची आए, अबू अल हसन इस्फ़हान ने उनका इस्तकबाल किया, मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बनने के लिए जो सपोर्ट हमारी चाहिए हम देंगे, इस मुल्क का बनना उम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है। 43 के अंदर जब ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त जो बंगाल के अंदर जब कहत आया, तो कायद आज़म ने रिक्वेस्ट की मुस्लिम वर्ल्ड से कि वो मदद करें, और उस वक्त के जो सऊदी किंग थे उन्होंने कायद आज़म के कहने के ऊपर 10,000 पाउंड्स जो हैं वो उस कहत को फ़ाइट करने के लिए भेजे। 46 के अंदर यूएनओ के अंदर पाकिस्तान ने अपने आप को पाकिस्तान के कॉज को लेके जाना था, तो जो इंडियन कांग्रेस थी उनके जो नुमाइंदे थे वो वहाँ पे चले गए पहले, और उन्होंने कहा कि हम इंडिया के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान तो कोई रियासत अभी है ही नहीं, 46 की बात है, तो लिहाजा मुस्लिम लीग का तो क्योंकि यूएनओ मुल्कों को रिप्रेजेंटेशन देती है, तो लिहाजा पाकिस्तान को आपने बोलने का मौका नहीं देना, और वो मीटिंग बहुत ज़रूरी थी पाकिस्तान की वजूद के लिए, पाकिस्तान के बनने के लिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नेशंस में। तो ये बात एक सऊदी शहज़ादे उस वक्त यूएनओ के अंदर एक मीटिंग एड्रेस करने के लिए, उसको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आई। ये बात जब उनको पता चली, तो उस शहज़ादे ने यूएन के वो लोग जिनके सामने ये प्रेजेंट करना था पाकिस्तान ने अपना केस, और इंडियन कांग्रेस करने नहीं दे रही थी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को दरमियान में लेके आई थी, तो उन्होंने उस यूएन ऑफिशियल को अपने रूम में बुलाया, उसकी टीम को अपने रूम में बुलाया, और मुस्लिम लीग के नुमाइंदों को अपने कमरे में बुला के उन्होंने कहा जो आपने करना है आप यहाँ पे अपना केस प्रेजेंट करें, और फिर पाकिस्तानियों ने अपना केस वहाँ पे प्रेजेंट किया। उस शहज़ादे को दुनिया शाह फैसल के नाम से जानती है, जो बाद में फिर सऊदीया के मशहूर किंग बने, जिनके नाम पे फैसलाबाद है, फैसल एयरबेस है, फैसल मस्जिद है। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं वो अल्लामा असद ने उसकी बुनियाद रखी, द ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर। और फिर सऊदी अरेबिया में जब भी कोई प्रॉब्लम आई, जब पाकिस्तान की उनको ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान वहाँ पे चाहे हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी हो या दीगर सिक्योरिटी गारंटीज़ हों, तो पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद रहा है। उसी तरह सऊदीज़ भी पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। तो ये जो रिलेशन है पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ, ये बहुत डीप है। उसी तरह जब आप ईरान की बात करते हैं, डिप्लोमेटिकली सबसे पहले जिस मुल्क ने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया वो ईरान था।
चाहे 65 की वॉर हो, 71 की वॉर हो, जिस तरीके का पाकिस्तान के अंदर जो भी सिचुएशन हालात रहे हैं, ईरान ने पाकिस्तान को बाकायदा तौर के ऊपर सपोर्ट किया और पाकिस्तान ने भी रेसिप्रोकेट किया। इसी वजह से तो तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे थे पिछली दफ़ा जब सीज़ फायर करवाई पाकिस्तान ने, जिस तरीके का रोल प्ले किया सीज़ फायर के अंदर राइजिंग लाइन 1 के दौरान। अभी भी इरानियन फॉरेन मिनिस्टर अगर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें तो उसकी कोई ना कोई तो वजह है। पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल ईरान के इंटरेस्ट को ख़ित्ते में, रीजन में प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर जो स्पॉइलर होगा वो ये होगा कि ईरान दोबारा गिव इन करे और ईरान अपने जो अटैक्स जीसीसी कंट्रीज़ पे कर रहा है उनको रोकना चाहिए। अगर ईरान कंटिन्यू करेगा अटैक्स करना जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर, तो इसका मतलब है कि ईरान में की तरफ से जो सीज़ फायर का इंटेंट है वो नहीं है। और अगर ईरान की तरफ से सीज़ फायर का इंटेंट सामने ना आया तो फिर इस सारी इक्वेशन में इन तीन एलिमेंट, इसराइल ऑलरेडी नहीं चाहता सीज़ फायर हो, ईरान नहीं चाहता, अगर ईरान की तरफ से इंटेंट नहीं आता तो सिर्फ फिर पीछे अमेरिका रह जाता है। अमेरिका अगर रह जाता है तो अमेरिका सीज़ फायर नहीं करेगा जब तक ईरान की तरफ से भी इंटेंट ना हो। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकली इतनी बड़ी डिफीट लेके अपने घर नहीं जा सकता, फिर उसका जवाब ये होगा कि अमेरिका की तरफ से भी जंग फैलेगी, अमेरिका की तरफ से भी एस्केलेशन होगी। वो बूट्स ऑन ग्राउंड पहली पोजीशन भी कर रहे हैं, वो आगे भी मज़ीद जाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो साजिश जो इसराइल कर रहा है वो साजिश में करने में कामयाब हो जाएगा। कोई मुसलमान नहीं चाहता कि मुसलमान दुनिया आपस में लड़े जब भेड़िए इर्द गिर्द आपके बैठे हैं। तो ईरान विल हैव टू एक्ट सेंसिबली। ये सिर्फ ईरान का सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करना और इसराइल का मज़ीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाना, ये दो स्पॉयलर्स हैं जो इस मीडिएशन को रोक सकते हैं। इसके अलावा दिस मीडिएशन जो है, इसके जो चांसेस हैं सक्सेस के वो बहुत ब्राइट हैं। पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इस मीडिएशन के अंदर, इसी वजह से इस्लामाबाद गालिबन सेंटर बने इन टॉक्स का। लेकिन जहाँ सऊदीज़ विजडम और केयरफुलनेस दिखा रहे हैं, ईरान को भी थोड़ी सी अपनी जो जीसीसी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक्स हैं उसको देखना है कि क्या वो डायरेक्टली इसराइल के हाथों में तो प्ले नहीं कर रहा। कन्फ्यूजन है, फॉग ऑफ वॉर है, गलत फैसले हो जाते हैं, लेकिन अब गलत फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।